अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब डरावनी कहानी, वो भयानक रात। वो एक सर्द और अंधेरी रात थी। शाम से ही ठंड बढ़ने लगी थी और हवा में तेजी आ गई थी। सूखे पत्ते उड़ उड़कर पेड़ों से लिपट रहे थे। हर चीज अंधेरी की चादर में लिपटी हुई थी। ऐसे में एक घने पेड़ के नीचे से एक साया हरकत में आया। ये साया किसी सेफ ठिकाने की तलाश में था। घने पेड़ों की झुंड से निकलते ही आसमान पर बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जिसमें वो भीगने लगा था। यहाँ तक कि जब वो मैदान में आया तो बुरी तरह भीग चुका था। सर्द रात, भयानक अंधेरा, मूसलाधार बारिश, साए साए करती हवा, बादलों की गरज और जंगल का शोर सब मिलकर माहौल को ऐसे हैबतनाक बनाए दे रहे थे कि इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुनकर डर जाए। अजनबी की आंखों में परेशानी के साए लहराने लगे थे। वो चारों तरफ किसी ठिकाने की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था कि एकाएक बिजली जोर से चमकी। उसने सहमी नजरों से जमीन की तरफ लपकते हुए शोले को देखा और फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से दमकने लगीं। लम्हा भर की रोशनी में उसे दूर एक इमारत नजर आई। वो तेजी से उस तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत बड़ी इमारत का खंडर दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में ये खंडर काफी डरावना नजर आ रहा था। डरावनी हवेलियों के भूत, जिनों के वीरान डेरे, रहस्यमयी और वीरान जगहों पर रूहों और चुड़ैलों का होना, ये सारे ख्यालात उसे डराए दे रहे थे। खंडर के पास पहुंचने पर वो अंदर दाखिल होने के बजाय वहीं रुककर उसका जायजा लेने लगा। ये पुराने वक्तों की किसी हवेली के खंडर थे, जिसका ज्यादातर हिस्सा अब तबाह हो चुका था। ये हवेली 2 मंजिला थी, जिसकी निचली मंजिल के कुछ हिस्से तो अच्छी हालत में मौजूद थे, मगर ऊपरी मंजिल की गिरी हुई दीवारें, मलबे के ढेर और उनके साथ टिके हुए खंभों के टुकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सब मलबे के ढेर हैं या कोई असली हालत में भी मौजूद है। हवेली के आसपास कभी जंगल रहा होगा, जिसके अब सिर्फ निशान बाकी थे। उसके अंदर कुछ टुंड मुंड से वीरान पेड़ थे। जगह जगह जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं और सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। बीच में एक तालाब था, जिसमें अब बारिश का पानी जमा हो रहा था। पानी पर हरी काई के टुकड़े तैर रहे थे। तालाब के किनारे पर और आसपास भी जगह जगह काई पड़ी थी, जो बारिश से पहले जरूर एक मोटी तह की सूरत में तालाब के ऊपर मौजूद रही होगी और अब बारिश की वजह से साफ होती जा रही थी। ये सारी चीजें एक हॉरर फिल्म का सीन लग रही थीं, जिनकी वजह से खौफनाक पलाओं, भूतों और रूहों के साए उसके जहन में घूमने लगे थे और वो अभी अंदर जाने की हिम्मत कर ही रहा था कि उसे एक धक्का सा लगा और वो लड़खड़ा गया। वो तेजी से पीछे मुड़ा तो जंगल की तरफ से आती हुई तेज हवा के झोंकों ने उसे एक दफा फिर दहला दिया। वो कपकपाकर रह गया। हवेली के रहस्य में खोकर वो उस भयानक रात और मौसम को भूल गया था। आंधी के निशान बहुत ही साफ हो चुके थे और अब वो ज्यादा देर तक खुले आसमान के नीचे नहीं गुजार सकता था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और हवेली में दाखिल हो गया। एंट्रेंस डोर टूटकर गिर चुका था। 2 कमरों से गुजरकर वो एक हॉल में आ गया। पत्थरों से बनी हुई छत और दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं। हॉल के सामने वाली दीवार में एक आतिशदान बना हुआ था, जिसके अंदर और आसपास काफी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थीं और साथ ही चकमाक के पत्थर भी पड़े थे। चकमाक के पत्थर वो पत्थर जिन्हें रगड़कर आग जलाई जाती है। यूं लगता था जैसे ये हवेली पहले भी किसी की पनाहगाह रही हो। उसने अपना बैग, जिसमें काफी कीमती सामान मौजूद था, कांधे से उतार कर एक कोने में रखा।
लकड़ियां और चकमाक के पत्थर उठाए और हॉल के बीच में आग जलाकर उसके पास बैठ गया और अपने कपड़े सुखाने लगा। अभी उसे बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, और इससे पहले कि वो उठता कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए। वो दोनों भी उस रात और मौसम से पनाह तलाश करते हुए यहाँ आ गए थे। अपने सामने 2 इंसानों को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके कहने पर वो दोनों आदमियों ने अपना अपना सामान उसके सामान के साथ ही रख दिया और आकर उसके साथ आग के आसपास बैठ गए। मेरा नाम फरहान है और मैं एक टूरिस्ट हूँ। एक खूबसूरत गांव में शाम गुजारने के बाद वहाँ से चला था कि जंगल में भटक गया और फिर इस आंधी से बचने के लिए यहाँ पनाह ले ली। इतना कहकर वो अपने सामने बैठे हुए दोनों आदमियों की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एकाएक मौसम खराब हो गया। मैं कोई जगह सर छुपाने की ढूंढ ही रहा था कि जंगल के किनारे मुझे ये आदमी भी परेशानी के हालत में मिल गया और यूं हम दोनों भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गए और इस अफरा तफरी में अभी तक हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। दोनों आदमियों में से लंबे कद वाला इतना कहकर चुप हो गया। दूसरे आदमी ने अपने बारे में बताया, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम सैम है और मैं बहुत पुरानी तबाह हुई बस्ती को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। अभी तीनों आगे कुछ कहने के लिए सोच ही रहे थे कि एक खटका सा हुआ। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा इमोशनलेस था। वो बड़े इत्मीनान के साथ चलता हुआ उनके करीब आ गया। लो भाई, एक मुसाफिर और आ गया लगता है। आज खूब महफिल होगी इस वीराने में, अर्जुन ने बड़ी खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा। फरहान और सैम भी मुस्कुरा दिए, मगर नए आने वाले का चेहरा वैसा ही सपाट था। वो उनके साथ ही बैठ गया। अपना बैग कांधे से उतार कर उसने अपने पास ही रख लिया और आतिशदान से हाथ सेकने लगा। उसके चुप रहने पर पहले तीनों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने अपनी बिल्ली जैसी चमकती आंखें आग के अलाव से हटाई और एक उड़ती नज़र उन तीनों पर डाली और बोला, मेरा इंट्रोडक्शन कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है। एक आवारा सा आदमी हूँ। असल नाम तो याद ही नहीं है, मगर लोग मुझे मरहूम कहकर पुकारते हैं। इतना कहकर उसने एक दफ़ा फिर अपनी नज़रें आग पर जमा दी। तीनों हैरत से उसे देखने लगे। कितना अजीब नाम था और ख़ुद भी कितना अजीब था। उन सबको वो बहुत ही रहस्यमयी लगा। सैम, जिसके बिल्कुल साथ वो अजनबी आकर बैठ गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में न जाने क्यों सनसनाहट सी होने लगी, तो वो खिसक कर थोड़ा दूर हो गया। उसी वक्त अचानक जोरदार चीख सुनाई दी और फिजा में अजीब सी आवाज़ें बिखरने लगीं। हॉल की खिड़की के दोनों पट बुरी तरह आपस में टकराए और एक चमगादड़ चीखती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। वो एक लम्हे को कांप से गए। सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा हो गया। ये आवाज़ें जंगली जानवरों की हैं। लगता है आंधी बहुत ज़ोर पकड़ गई है। अर्जुन ने बाहर की आवाज़ों को गौर से सुनते हुए कहा, उफ तौबा, कितनी भयानक रात है। फरहान ने हाथ आग के करीब ले जाकर मसलते हुए कहा, मगर आप लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चौथे मुसाफिर की आवाज़ कमरे में गूंजी तो तीनों ने हैरत से उसे देखा। मेरा मतलब है एक शिकारी, एक टूरिस्ट और एक आर्कियोलॉजिस्ट। फिर आपकी ढलती हुई उम्रें और कीमती सामान वगैरह से ये अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी होगी और आपके साथ कई दिलचस्प और डरावने वाक़यात भी पेश आए होंगे। ख़ास तौर पर 14वीं की रात के हवाले से
जो ऐसे डरावने वाकयात के लिए मशहूर भी है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है। मेरी जिंदगी अनगिनत वाकयात से भरी पड़ी है। सैम ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपको उसी रात के हवाले से एक ऐसा खौफनाक वाकया सुना सकता हूँ जो ज़रूर आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा। फरहान ने कहा, ये ठीक रहेगा। हम सब बारी बारी अपने साथ पेश आया कोई वाकया सुनाते हैं। इस तरह वक्त भी दिलचस्पी से कट जाएगा और इस भयानक रात का एहसास भी कम होगा। फरहान की बात पर सबने सर हिला दिया और यूं सबसे पहले फरहान ने बताना शुरू किया। ये कुछ साल पहले की बात है। यहाँ से काफ़ी दूर एक कस्बा है। मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ गया था। वहाँ के लोग अक्सर एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान का जिक्र करते थे, जिसके साथ बहुत सी रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई थीं। वो पेड़ों के एक लंबी कतार की दूसरी तरफ था, मगर वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लोगों से सुनकर मुझे क्यूरोसिटी हुई उसके बारे में जानने की, इसलिए मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया। मेरा इरादा रात के वक्त सिर्फ बाहर से खड़े होकर उसका जायज़ा लेना था। मैंने अपना कैमरा और दूसरा सामान साथ रख लिया। उस रात 14वीं की चाँद की रोशनी अच्छी खासी थी। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। मैं काफ़ी देर चलता रहा। पेड़ों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और मैदान में जगह जगह जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। रंग रूप से बेखबर टुंड मुंड पेड़ खड़े झूम रहे थे। फिजा में एक वहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की खोखली टहनियों पर से जब हवा गुजरती तो एक अजीब सी सनसनाहट पैदा होती, जो सरसराती हुई जंगली घास और झाड़ियों के साथ मिलकर एक बहुत ही खौफनाक एहसास देती। अब मुझ पर डर हावी होने लगा था। मैं आगे बढ़ने का सोच ही रहा था कि मुझे एक निहायत ही डरावनी बात पता चली, जिसने मेरे रहे सहे होश भी उड़ा दिए। मैं जिसे मैदान समझ रहा था वो दरअसल कब्रिस्तान था। बहुत वक्त गुजरने की वजह से कब्रें ज़मीन में धंस गई थीं। कुत्बे गिर चुके थे और उन पर मिट्टी की इतनी तहें जम चुकी थीं कि वो मिट्टी का हिस्सा मालूम होते थे। पेड़ भी सब वीरान हो चुके थे और जंगल घास और झाड़ियों ने ज़्यादातर ज़मीन को छुपा रखा था। ऐसे में संगमरमर के एक कुत्बे पर, जिस पर मिट्टी तो जमी हुई थी मगर वो गिरा नहीं था बल्कि ज़मीन में गड़ा हुआ था, नज़र पड़ते ही मुझ पर ये बात पता चली कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान के बीच में आधी रात के वक्त अकेला खड़ा हूँ। डर के मारे मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया, मगर फौरन ही मिट्टी में छुपे हुए एक कुत्बे से ठोकर खाकर जोर से फिजा में उछला तो ज़मीन पर आ गिरा। कुछ देर मैं यूं ही पड़ा रहा। फिर मैंने आंखें खोली तो एक और डरावनी बात मुझे पता चली कि मैं इस वक्त एक कब्र में गोश्त पोश्त से खाली हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर लेटा हुआ था। मेरे होश उड़ गए। हालत ऐसी थी कि काटो तो जिस्म में खून नहीं। खौफ और सर्दी के मारे सारा जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो गया और खून रगों में जमा होता महसूस हुआ। मैंने उठने की कोशिश की तो एक तेज चीख मेरे हलक से निकल गई। ढांचे के बाजू मेरी कमर के आसपास लिपटे हुए थे। उनका घेरा तंग होने लगा और बारीक बारीक उंगलियां खाल में उतरती हुई महसूस हुईं। पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठने लगीं। एक तो उस भयानक वीरानी ने मुझ पर दहशत तारी कर दी थी, ऊपर से इस नई मुसीबत ने मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया और बेसुध पड़ा रहा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि कब्र के अंदर आती हुई चांदनी की रोशनी कम हो रही है। पत्थर की सिल आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी और कब्र का दहाना बंद हो रहा था। मेरे दिमाग में जैसे घंटियां सी बजने लगीं, यानी मैं जिंदा कब्र में दफन हो रहा था। मैंने आखिरी दफा
पूरी हिम्मत जमा की और पूरा जोर लगाया। कड़कड़ की आवाज के साथ ढांचे के बाजू कंधे की हड्डियों से अलग हो गए। मैं तेजी से खड़ा हुआ और कब्र के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखता हुआ अपने पूरे जिस्म को बाहर उछाल दिया। मेरा जिस्म पत्थर की सील के साथ रगड़ खाता हुआ बाहर गिर गया। मेरे बाहर निकलते ही सिल ने कब्र के मुंह को पूरी तरह ढांप लिया। अचानक हवा में तेजी आ गई, मिट्टी और रेत उड़ने लगी। मैंने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे पूरा यकीन था कि सुबह तक मिट्टी कब्र को छुपा देगी और मैं दिन की रोशनी में यानी इसे दोबारा नहीं ढूंढ सकूंगा। ये मेरी जिंदगी का एक ना भूलने वाला बेहद ही डरावना वाकया था, जिसे अब भी याद करके मैं कांप जाता हूँ। फरहान ने अपना वाकया ख़त्म किया तो अर्जुन और सैम हक्का पक्का बैठे थे। वाकया ख़त्म होने पर उसके ख्याल से उन्हें झुरझुरी आ गई, मगर चौथा आदमी जिसने अपना नाम मरहूम बताया था हैरत अंगेज तौर पर पुरसकून था। अब सैम ने कहना शुरू किया, ये उन दिनों की बात है जब मैं अफ्रीका में था। मैं एक पुरानी इमारत के खंडर की तलाश में था जिसमें मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत बड़ा खजाना दफन था, मगर अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं सका था। बहुत दिनों तक मारे मारे फिरने के बाद एक दिन अचानक ही एक कबायली आदमी ने मुझे वहां तक का रास्ता तो बता दिया, मगर साथ चलने पर रजामंद न हुआ। मैं अकेला ही रवाना हो गया। वो इमारत बहुत ज्यादा घने पेड़ों के झुंड में छुपी हुई थी, जिस तक पहुंचने का इकलौता रास्ता एक पतली सी पगडंडी थी जो दोनों तरफ से दलदली जमीन में घिरी हुई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मैं आखिरकार उस इमारत तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो एक छोटी सी इमारत थी जो कि अब खंडहर में बदल चुकी थी। उसके बीच वाला बड़ा गुंबद काफी हद तक सलामत था। उसमें जगह जगह होल थे, मगर वो अभी तक इमारत की कमजोर दीवारों पर टिका हुआ था। वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज तो वैसे ही डूब चुका था और पेड़ों के झुंड की वजह से चांद भी उसे रोशन करने में नाकाम था। मैंने कबायली आदमी की दी हुई मशाल जलाई और मेन गेट से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा तो वहाँ मौजूद न था, अलबत्ता एक खुली सी जगह थी। अंदर का माहौल बड़ा दहशतनाक था। जगह जगह मकड़ी के लंबे लंबे जाले लगे हुए थे। छत के साथ कई चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थीं। फर्श पर अनगिनत कीड़े मकौड़े और चूहे इधर उधर रेंग रहे थे। फिर मशाल की रोशनी में ये आम चीज़ें और डरावनी लग रही थीं। ऊपर से फिजा पर छाया हुआ अजीब किस्म का सन्नाटा मेरे हवास पर तारी हो रहा था। मुझे वहशत सी होने लगी। एक अनजाना सा डर महसूस हुआ। मेरा दिल चाहा कि वापस लौट जाऊं, मगर इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद यूँ मैं वापस नहीं जा सकता था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और कमरे से निकलकर उससे लगी कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे थे। मैं अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि एक तेज गूंजती हुई चीख मेरे कान से टकराई। मैं ठिठक कर रह गया। चीख कहीं आसपास से ही आई थी, मगर कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। अभी चीख की इको भी ख़त्म न हुई थी कि एक और दिल खराश चीख फिजा में बुलंद हुई और फिर तो ऊपर तले चीखों का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। यूँ महसूस होता था जैसे इमारत के दरो दीवार लरजने लगे हों। मैं खुद यूँ कांपने लगा जैसे मेरा सारा वजूद जलजले के झटकों की जद में हो। मैं परेशान होकर वापस भागने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र एक कमरे के अंदर पड़े हुए लंबे चौड़े संदूक पर पड़ी। खजाना। मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मैं हर चीज को भूलकर कमरे में दाखिल हो गया। संदूक का जंग वाला ताला टूटकर पहले ही नीचे गिर चुका था। मैंने पूरी ताकत लगा के संदूक का ढकना उठाया।
जैसे ही संदूक खुला एकदम सारा शोर खत्म हो गया और फिजा पर एक दफा फिर पूरी तरह से खामोशी छा गई। अंदर नजर पड़ते ही मेरी नजरें फटी की फटी रह गईं। संदूक लबालब पुराने और कीमती जवाहरात और सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। अभी मैं गैर यकीनी के आलम में ये खजाना देख ही रहा था कि वो मंजर मेरी नजरों ने देखा जो कि अब भी निगाहों के सामने आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने अचानक सारे हीरे और जवाहरात और अशरफियां ऊपर उठीं और फिजा में बिखर गईं और एक देव जैसा इंसान संदूक में से उठकर खड़ा हो गया। उफ तौबा, इतना खौफनाक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। उसकी आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थी। उसकी जबान सख्ती से भिजे हुए जबड़ों के बीच में फंसी हुई थी। उसके हाथ में 2 धारी तलवार थी और उसके कपड़े पर एक खास किस्म का निशान बना हुआ था जो पुराने अफ्रीकी बादशाहों के सोल्जर्स के लिबास पर बना होता था। वो बड़ी गुस्सैली निगाहों से मुझे घूर रहा था। ये मंजर देखकर सर्दी के बावजूद मैं पसीने से नहा गया। पूरे जिस्म पर जैसे चोटियां सी रेंगने लगी, खून रगों में जमने लगा और चेहरा रुई के काले की तरह सफ़ेद हो गया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना भूल गया है। फिर अचानक जैसे मुझे होश आ गया और मैं उल्टे पांव वापस भागा। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह गिरता पड़ता अपने कैंप तक पहुंचा, मगर उसी वक्त मैंने वहां से अपना खेमा उठवा दिया और फिर शहर पहुंचकर ही दम लिया। 14वीं की वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। सैम खामोश हुआ तो फरहान और अर्जुन यूं बैठे हुए थे जैसे उन पर जादू हो गया हो, मगर चौथा मुसाफिर अब भी वैसा ही नॉर्मल था। अर्जुन ने कहना शुरू किया, आप दोनों ने दिल दहला देने वाले वाकयात सुनाए हैं। ऐसा कोई वाकया मेरी जिंदगी में पेश नहीं आया। अलबत्ता एक ऐसा वाकया मेरे साथ पेश आया था जिसने कम अज़ कम मुझे बहुत ही डरा दिया था, और वो रात भी 14वीं की ही रात थी। मैं एक पेड़ की मचान पर बैठा था। सामने एक पेड़ के नीचे मैंने एक बकरी बांधी थी और शेर के शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। मैं लगातार बकरी की तरफ देख रहा था कि अचानक एकदम से पलक झपकते ही बकरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने आंखें मल कर देखा तो बकरी के बजाय शेर खड़ा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने अपने जिस्म में चुटकी भी भरी और खूब आंखें मल मल कर देखा, मगर सामने शेर ही खड़ा था और बकरी गायब थी। मेरे जिस्म से ठंडा पसीना फूट निकला और सारा जिस्म कपकपाने लगा। मेरे हाथों में बंदूक लरजने लगी और एकदम फिसलकर नीचे गिर गई। मैं बौखलाहट में नीचे की तरफ झुका और खुद भी बैलेंस बराबर न रख सका और नीचे आ रहा। शेर अपनी अंगारा सी दहकती आंखों से घूरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मुझे अपना दम निकलता हुआ महसूस हुआ। मैं कोशिश के बावजूद भी हिल भी नहीं सका। शेर जैसे ही मेरे पास पहुंचा, अचानक फिजा में कहकहों की गूंज उठी और शेर देखते ही देखते धुएं में बदल गया और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद ही आवाजें थम कर रह गईं और बकरी मुझे फिर पेड़ से बंधी नजर आने लगी। उसके बाद सारी रात खैरियत से गुजरी, मगर वो लम्हात मेरी जिंदगी के सबसे डरावने लम्हात थे। मेरा ख्याल है कि वो कोई छलावा था जो मुझे परेशान कर रहा था। अर्जुन ने बात खत्म की तो तीनों चौथे मुसाफिर की तरफ देखने लगे। बाहर अब बारिश थम चुकी थी और आंधी का जोर भी कम हो गया था। चौथे मुसाफिर ने आग पर से नजरें हटाईं और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। मेरी जिंदगी में ऐसे अनगिनत डरावने वाकयात हैं और मैं उस दौरान बहुत से लोगों से मिला हूँ, मगर चूंकि इस वक्त आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं तो इसलिए आपके हवाले से बात करता हूँ। दरअसल इत्तफाकन मैं भी
ہمیشہ 14ویں کی رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں۔ اپنی دنیا؟ کیا مطلب؟ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ حیرت کے مارے نکلا۔ اگر آپ لوگ خاموشی سے سنیں تو میں سناؤں۔ اس نے دہکتی آنکھوں سے تینوں کو گھورا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ انہیں اپنے جسم میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ایسے ہی ایک 14ویں کی رات تھی جب میری ملاقات فرحان سے ہوئی تھی، جب میں ایک قبر میں ڈھانچے کی شکل میں آرام کر رہا تھا۔ ہاں، شیر اور بکری کا بھیس بدلنے میں تو مجھے اتنا مزہ نہیں آیا تھا، مگر مردے کی صورت میں سیم سے ملاقات خوب تھی۔ اس کے بعد میں آج ہی انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تو پاس بیٹھے ہوئے تینوں لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے حلیے، رہسیمئی انداز اور باتوں سے انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس احساس سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے اور پورا وجود کپکپا رہا تھا، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے میں بیوقوفی کرتا تھا کہ ڈرا کر لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا اور وہ دوسروں کو قصے سناتے پھرتے تھے، مگر اب حکم ملا ہے کہ کسی انسان کو زندہ مت چھوڑو۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تینوں یوں اٹھے جیسے ایک دم جسم میں بجلی بھر گئی ہو۔ ان کے اور سامان کے درمیان وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سامان کی طرف بڑھتا۔ اجنبی کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تینوں پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل کر کافی دور جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اجنبی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے زوردار ٹھہکا لگایا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے بڑبڑانے لگا، واہ ٹھگ صاحب، چھوٹے موٹے ہاتھ دکھاتے ہوئے آج اس ویرانے میں اتنا بڑا ہاتھ مار لیا۔ اس نے تیزی سے سامان جمع کر کے ایک چادر میں باندھا۔ اب مجھے جلدی سے سامان لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے سوچا اور تیزی سے دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔